Recording has started. So welcome everybody this evening. और हमने सैटरडे को जो थ्योरी डिस्कस किया था ये लीनियर रिग्रेशन का, उसको या तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं। सिंपल लीनियर रिग्रेशन मतलब जिसमें एक इनपुट वेरिएबल होता है और एक टारगेट वेरिएबल होता है, या उसको यूनिवेरिएट मतलब एक ही वेरिएबल वाला यूनिवेरिएट लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं। एक ही वेरिएबल वाला लीनियर रिग्रेशन, क्योंकि उसमें इनपुट वेरिएबल एक ही होता है। तो इसमें x जो है हमारा इनपुट वेरिएबल है और y जो है वो टारगेट वेरिएबल है। ये हमने कई बार रिपीट किया है सैटरडे को। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले अपन कोड से सीधे शुरुआत करते हैं। डाटा सेट वो आगे बता देगा आपने को। तो सबसे पहले एज यूजुअल जो है हमको नंपाई तो इंपोर्ट करना ही है, एस एनपी पांडास पीडी हमने इंपोर्ट किया, और पाईप्लॉट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एस पीएलटी, क्योंकि कुछ प्लॉट्स बनाना है, और ये सीबॉर्न भी इंपोर्ट कर लिया। तो ये सारे जो पैकेजेस हैं ये हम लोग जो हैं कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये सारे पैकेजेस जो हैं हम लोग हमारे पाइथन के सेशंस में कवर कर चुके हैं। तो देखिए, अभी pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv, मतलब इसने क्या किया, ये भी हमने किया है कवर। सिंपल csv फाइल जो है, इसने जो है csv फाइल का पूरा पाथ दिया है। यहाँ पे csv फाइल का पूरा पाथ देके सैलरी अंडरस्कोर डेटा डॉट csv, तो इसने सैलरी पूरा डाटा देके पूरा पाथ देके एक उसने डाटा फ्रेम df बना लिया उससे। अब देखिए, उसने df को पूरा का पूरा प्रिंट कर दिया है। जनरली हम पूरा का पूरा प्रिंट करते नहीं है, तो जनरली हम क्या करेंगे, डीएफ डॉट हेड करेंगे। डीएफ डॉट हेड करते हैं तो टॉप की 5 रोज प्रिंट होती है, पर यहाँ छोटा डाटा सेट है, इसने पूरा ही प्रिंट कर दिया। तो देखिए क्या है, इसमें टोटल जो है 29 ही रोज है। टोटल 29 रोज है। 0 to 29 मतलब 30 है। 30 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है। और बहुत सिंपल है डेटा सेट, बहुत ही सिंपल डेटा सेट है। इससे सिंपल डेटा सेट शायद आपको जिंदगी में मिलेगा नहीं। तो इसमें जो है ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है और सैलरी है। तो इसमें अगर मेरे से कोई पूछेगा तो ऑब्वियस है कि भाई इसमें इनपुट वेरिएबल क्या है, तो इनपुट वेरिएबल जो है एक्स जो है वो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, और जो वाई मतलब टारगेट वेरिएबल है वो सैलरी है। तो इसका इस डेटा सेट में हमको ये करना है कि मैं आपको नंबर ऑफ ईयर्स, किसी भी कैंडिडेट का नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस दूंगा, जैसे 1.2 1.3 1.5, तो आपको सैलरी डॉलर में प्रेडिक्ट करनी है उसकी। तो देखिए 1.1 वाला 1.1 ईयर जिसको एक्सपीरियंस है, उसकी स्टार्टिंग सैलरी जो है 1.1 ईयर वाले की सैलरी जो है $39,343 है। और ऐसे ही अगर आप देखें कि 10.5 ईयर जिसका एक्सपीरियंस है, तो 10.5 ईयर की एक्सपीरियंस की सैलरी बहुत ही अच्छी सैलरी है, जो कि यूएस में मानी जाती है। 1.121 121 वन 1021 नहीं सॉरी 1,21,872 1,21,872। तो ये सैलरी जो है ये यूएस में बहुत अच्छी मानी जाती है। 1 लाख से ऊपर अगर सैलरी है आपकी, या 90,000 के आसपास भी, $90,000 सालाना ईयरली, तो सैलरी बहुत अच्छी मानी जाती है। तो आप देख रहे हैं कि भाई नंबर ऑफ, जैसे 1.1 वाले को बहुत कम पेमेंट है, करीब 40,000 के आसपास है, और जैसे जैसे उसका नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है उसकी सैलरी बढ़ती है। तो कुछ नहीं है, बस नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सैलरी जो है आपको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है एक्स दिया जाएगा, वाई निकालना पड़ेगा। ट्रेनिंग में जो है हम एक्स और वाई दोनों सप्लाई करेंगे, मतलब ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी सप्लाई करेंगे और जो है सैलरी भी सप्लाई करेंगे। तो ट्रेनिंग के टाइम हम एक्स से वाई दोनों सप्लाई करते हैं, क्योंकि ये सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम है। अब डीएफ डॉट हेड भी उसने प्रिंट करके दिखा दिया है अपने को। भाई ये पहली 5 रो प्रिंट हो गई। डीएफ डॉट टेल मतलब लास्ट की 5 प्रिंट हो गई, लास्ट की 5 रो प्रिंट हो गई। और अब आप देख रहे हैं कि इसने कोई सैंपल 10 उठाया। सैंपल 10 मतलब रैंडम सैंपल 10 ले लो कोई भी। अब टोटल 30 डेटा सेट है, 30 रो का डेटा सेट है, तो उसने 10 का सैंपल उठा लिया उसने। तो 10 जो है कोई भी रैंडम सैंपल उठा के जो है उसने प्रिंट कर दिया। तो ऐसा हम इसलिए करते हैं, देखिए सबसे पहले हेड, बड़ा डेटा सेट हो तो कभी हेड हेड किया प्रिंट, फिर टेल किया, मतलब हमको समझ में आया कि शुरू में डाटा किस तरह का है, फिर समझ में आया टेल है, टेल किया तो समझ में आया आखिरी में किस तरह का डेटा है। और ये रैंडम सैंपल ले लिया, मतलब ये बीच में कहीं से शुरू से आखिरी से, देखिए कभी 27 नंबर का रो उठाया, 24 का उठाया, 7 नंबर रो उठाया, 2 नंबर रो उठाया, 9 नंबर रो उठाया, 22 उठाया, 6 उठाया, रैंडम उसने 10 सैंपल उठा दिए। तो 10 रैंडम सैंपल उसने उठा के आपको फील दे दिया, तो आपको डाटा सेट की फैमिलिटी और अच्छी तरह से बढ़ेगी। आपकी जो है डाटा सेट से फैमिलिटी इस तरह से बढ़ेगी।
तो आप हमेशा जब भी बड़ा डेटा सेट आप ओपन करेंगे, कभी भी जो आप ओपन करेंगे, कभी भी पांडास में आप रीड करेंगे किसी भी CSV फाइल को या एक्सेल फाइल को आप रीड करेंगे, तो ये गुड प्रैक्टिस है कि आप पूरा का पूरा डाटा सेट तो प्रिंट नहीं कर सकते। यहाँ उसने कर दिया क्योंकि 30 रो थी, पर आप वैसे नहीं कर पाएंगे क्योंकि हजारों रो होती है। तो आप हेड प्रिंट कीजिए, टेल प्रिंट कीजिए और सैंपल ले लीजिए इससे, तो आपको डेटा सेट का अच्छा फील आ जाएगा। आप सैंपल आपको 10 लेना है, 20 लेना है, वो नंबर आप यहाँ सप्लाई कर सकते हैं। सैंपल 10 लिया है अभी, सैंपल 25 लेंगे तो 25 सैंपल आ जाएगा। हाँ, हमेशा शेप शेप तो आपको देखना ही चाहिए ऑफकोर्स कि भाई हमारे डेटा शीट का शेप क्या है। df.shape हम लोग ये सब मेथड देख चुके हैं। तो 30 रोज और 2 कॉलम्स है इसके अंदर। 2 कॉलम हमने देख लिए, एक एक्सपीरियंस है, दूसरा सैलरी है, और दूसरा एक और फिर हमेशा बना के देंगे, हमेशा देखते ही देखते हैं कि डाटाबेस का इन्फो क्या है। डाटाबेस डॉट इन्फो। म्यूट म्यूट पे जाना पड़ेगा किसी को प्लीज, तो मेरे को म्यूट करना पड़ेगा। कौन म्यूट पे नहीं है? अंजलि म्यूट पे नहीं थी, तो आप म्यूट पे रहिए मैडम लोगों, तो सब लोग म्यूट पे रहिए। तो ये df.info जो है, ये df.info जो है हम देख चुके हैं क्या करता है। तो देखिए क्या किया है इसने, जो उसने बता दिया कि 30 एंट्रीज है, 0 to 29 नंबर है, 2 कॉलम है, ये बता दिया। डाटा कॉलम 2 है, पहला कॉलम है ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, उसमें जो है नॉट नल 30 है, नल की नॉट नल 30 है, काउंट 30 नॉट नल है, और सैलरी में 30 नॉट नल है, मतलब इसमें नल कॉलम कोई भी नहीं है। ठीक है, और ये उसका टाइप जो है वो फ्लोट है, फ्लोट 64, फ्लोट 64 मतलब ये रियल नंबर्स है जो कि हम देख रहे हैं। देखिए जो ये आप देख रहे हैं सैंपल, तो ये ईयर्स भी रियल नंबर है, 1.5, 2.2 और 10.5, और सैलरी भी जो है रियल नंबर है, 0.0, तो ये डेसिमल नंबर है, तो रियल नंबर है ये। और डाटा टाइप्स जो आपके 2 हैं, रियल नंबर है, और टोटल मेमोरी यूसेज कितना है इसका, तो 608.0 बाइट्स इसका मेमोरी यूसेज है। ठीक है, तो अब आपने ये आप एक पांडास में एक और ऑप्शन है, अपने शायद कवर नहीं किया था, अभी आप ध्यान रख लीजिए इसको कि आपको कोड में मिल गया कि सेट ऑप्शन प्रिसीजन इक्वल पॉइंट, प्रिसीजन को 0.2, मतलब कोई भी अगर आप रियल नंबर प्रिंट करेंगे तो डेसिमल के बाद वो सिर्फ 2 ही डेसिमल तक प्रिंट करेगा, 2 ही डेसिमल तक प्रिंट करेगा। यहाँ पे आपने सभी पूरे जो नीचे पूरा कोड जो नीचे आएगा उसके लिए आपने जो है यहाँ पे ऑप्शन सेट कर दिया कि प्रिसीजन जो है हमको सारे नंबर के लिए 2 का प्रिसीजन चाहिए, मतलब पॉइंट के बाद हमको 2 नंबर चाहिए। देखिए 5.31 आ गया, 1.10 आ गया, तो सारे नंबर जो पहले सिंगल सिंगल जीरो में थे, ऊपर सारे सिंगल सिंगल जीरो में थे, तो ये सारे डबल प्रिसीजन, हमने प्रिसीजन 2 दिया है ना, तो सारे डबल डबल प्रिसीजन में हो गए। अब आप एक और ये चीज हम देख चुके हैं कि डिस्क्राइब क्या करता है। df.describe मतलब जो न्यूमेरिक कॉलम होते हैं हमारे ऊपर, उसमें हमको कुछ वाइटल इंफॉर्मेशन देता है, मतलब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमको स्टैटिस्टिक्स में लगती है, तो वो देता है। देखिए तो ईयर इसमें क्या है कि ईयर ऑफ एक्सपीरियंस भी जो है नंबर है, और सैलरी भी नंबर है, दोनों फ्लोट है, दोनों रियल नंबर है ना। तो इसका इसने क्या दिया, सबसे पहले काउंट कितना है, काउंट दोनों का 30, फिर मीन कितना है, तो ईयर का मीन जो है, इसका मीन ईयर जो है 5.31 है, मतलब हम अगर हम ईयर के ऑल 30 ईयर का जितना भी डेटा है उसको जोड़ के अगर 30 से डिवाइड कर दें तो आपको 5.31 जो है मीन मिलेगा। और सैलरी कितनी है, तो 76,003 है सैलरी, मीन सैलरी इतनी है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम लोग कर चुके हैं, अगर आप भूल गए हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन नोट कर लीजिए, अभी स्टैंडर्ड डेविएशन नोट कर लीजिए, और इसको थोड़ा गूगल पर सर्च कीजिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। ये बहुत ही वाइटल पैरामीटर है, ये रेंज को बताता है, ये इसके स्प्रेड को बताता है, डाटा कितना स्प्रेड है। तो ये जो है नंबर ऑफ ईयर्स जो है डेटा स्प्रेड जो है 2.84 स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सपीरियंस का है, और सैलरी का स्टैंडर्ड डेविएशन है 37,731, जो कि बहुत ज्यादा है। अब आपको परसेंटाइल मैंने आपको पहले समझा दिए थे कि परसेंटाइल क्या होता है, बॉक्स प्लॉट क्या होता है। पर तो 25 परसेंटाइल पे यहाँ पे 3.2 है, 50 परसेंटाइल पे जो है 4.70 है, 75 परसेंटाइल पे जो है 75 परसेंटाइल जो है इस पे जो है 7.70। मैंने आपको परसेंटाइल समझा दिया था, और मैंने आपको बॉक्स प्लॉट भी बताया था। तो अब अगर आप वो भूल चुके हैं तो अभी नोट कर लीजिए, परसेंटाइल और बॉक्स प्लॉट, इसका आप गूगल सर्च कीजिए और देखिए परसेंटाइल क्या होता है, बॉक्स प्लॉट क्या होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये आप गूगल सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा ये 2 चीजें हमको और भी देता है, ये मिनिमम भी देता है और मैक्सिमम भी देता है।
तो देखिए जो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मिनिमम में है वो 1.10 है, और मैक्सिमम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो 10.5 है। ऐसे मिनिमम सैलरी जो है वो 37,731 है, और मैक्सिमम सैलरी 1,22,391 है। तो ये मिनिमम मैक्सिमम दिया, तो इससे आपको पता चला कि स्प्रेड कितना है। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया उसने, मिनिमम और 25 परसेंटाइल पे क्या है, 50 परसेंटाइल पे क्या है, 75 परसेंटाइल पे क्या है, मीन कितना है, और टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है। सर ये बहुत वाइटल डेटा है, बहुत स्टैटिस्टिक्स का बेसिक डेटा होता है, वाइटल डेटा होता है, जो हमको सिर्फ एक कमांड से मिल जाता है, df.describe। तो df.describe जैसे ही आप करोगे तो सारे न्यूमेरिक कॉलम का डेटा आपको मिल जाएगा। और अगर उसके कोई कैटेगरिकल या कोई ऐसे वेरिएबल होंगे जिसमें स्ट्रिंग वैल्यूज होंगी, न्यूमेरिक नहीं होंगे, स्ट्रिंग होंगे, अगर कैटेगरिकल वेरिएबल या स्ट्रिंग वेरिएबल होंगे तो उसको छोड़ देगा। सारे न्यूमेरिक कॉलम के लिए आपको इस तरह का डेटा ये दे देगा। ठीक है। अब उसने क्या किया है, ये जो है थोड़ा पढ़ने में तकलीफ होती है, वो वर्टिकल टेबल है, पढ़ने में तकलीफ होती है, तो उसने क्या किया, ये देखिए ट्रांसपोज भी अपन कर चुके हैं हमारी पाइथन की क्लासेस में। df.describe, df.describe से ये वर्टिकल टेबल आता है, ये सब जो ऊपर देख रहे हैं आप, इसको उसने डॉट टी कर दिया, मतलब उसका ट्रांसपोज कर दिया, मतलब जितनी भी रोज थी उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। देख लीजिए सेम डेटा है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो पहले कॉलम था वो अब रो हो गया, और जितने भी कॉलम थे अब जो है, जितने भी रोज थी पहले, काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो अब कॉलम बन गए, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए ये इसलिए किया गया है ताकि ये पढ़ने में बहुत इजी रहे। देखिए अब कितना आसान है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, काउंट 30 है, मीन जो है 5.31 है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 2.84 है, वो का वही सेम डेटा है, बस उसने रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, पढ़ने के लिए आसानी होती है इसलिए। ये ट्रांसपोज हम कर चुके हैं। अगर आप वो कमांड भूल भी गए तो सिर्फ ध्यान रखिए डॉट टी करने से हो जाता है। ठीक है। और ये वार्निंग अगर कुछ पाइथन है ना बीच बीच में काफी वार्निंग्स देता है, तो वार्निंग्स जो है हमारे कोड आउटपुट में अच्छी नहीं लगती, तो ये आप इंपोर्ट वार्निंग्स और वार्निंग डॉट फिल्टर वार्निंग्स इग्नोर, तो ये कोड लाइन दो यूज कर लें, तो ये आपको जो वार्निंग, जो पाइथन वार्निंग्स देता है आपके कोड के बीच बीच में आउटपुट में, तो वार्निंग सप्रेस हो जाएगी, वार्निंग नहीं आएगी। ठीक है। तो ये कोड आप हर 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 आपके एनालिसिस में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वार्निंग जो आती है वो अच्छी नहीं दिखती है, अनाइंग होती है। अब ये थोड़ा आउटलायर एनालिसिस कर रहा है, आउटलायर एनालिसिस कर रहा है मतलब बॉक्स प्लॉट प्लॉट कर रहा है। ये देखिए इसने क्या किया, बॉक्स प्लॉट मतलब ये फिगर एक्सिस फिगर कॉमा एक्सिस इज इक्वल टू प्लॉट डॉट सब प्लॉट 1 कॉमा फिगर साइज दे दिया। ये हम लोगों ने मैटप्लॉटलिब में कवर किया है, नहीं है तो मैटप्लॉटलिब के लेसन देखिए, PLT1। तो PLT1 जो है ये उसने SNS से जो है, SNS मतलब अपने सी बॉन्ड से बॉक्स प्लॉट बनाया, डॉट बॉक्स प्लॉट DF और एक्सपीरियंस का, तो एक्सपीरियंस का बॉक्स प्लॉट बनाया। तो ये बॉक्स प्लॉट क्या दिखाता है कि बॉक्स प्लॉट में जो ये बॉक्स के अंदर जो ये लाइन है, लाइन जो है वो बॉक्स के अंदर जो लाइन है ये मीन दिखाती है, और नीचे वाली लाइन जो है 25 परसेंटाइल दिखाती है। सबसे आउटर जो बॉक्स की लाइन है वो जो आपको दिखाती है 75 परसेंटाइल, मतलब 25 परसेंटाइल लो है और 75 परसेंटाइल है, मतलब 50 परसेंटाइल ऑफ 50% ऑफ डेटा लाइज इन दिस इनसाइड दिस बॉक्स। और आउटसाइड अगर इसका कोई डेटा होता है, ये बॉक्स के बाहर अगर हमको कोई डाटा पॉइंट दिखते हैं जो कि अभी नहीं है, जो कि यहाँ नहीं है, अगर बॉक्स के पॉइंट अगर बाहर हमको पॉइंट दिखते हैं तो हम उसको आउटलायर बोलते हैं। तो अभी फिलहाल आउटलायर नहीं है हमारे पास, तो आप देख लीजिए 25 परसेंटाइल आपका 3 पॉइंट समथिंग है, 2 पॉइंट समथिंग है, और जो 75 परसेंटाइल है वो 7 पॉइंट समथिंग है। ये वैल्यू आपको यहाँ भी मिली है, देखिए 25 परसेंटाइल जो है ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का 3.2 है, और 75 परसेंटाइल जो है 7.70 का है। तो इस तरह से बॉक्स प्लॉट करने से क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि परसेंटाइल, मीन और इसका वैल्यू क्या है। और अगर बॉक्स प्लॉट के बाहर कोई डाटा पॉइंट्स बन रहे हैं तो इसका मतलब वो है होते हैं आउटलायर। आउटलायर का ट्रीटमेंट होता है, मैं आपको किसी और क्लास में बताऊंगा कि आउटलायर क्या होता है, और आउटलायर का ट्रीटमेंट क्या होता है। आउटलायर मतलब जो हमारा नॉर्मल डेटा है उसके रेंज के बाहर जो डेटा होता है उसको हम आउटलायर बोलते हैं। जैसे इसमें ये आप देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम है, देखिए मैक्सिमम कितना है, $1,22,000 से। अगर इसमें $5 लाख आ जाए, एक रिकॉर्ड ऐसा आ जाए जो $5 लाख है, एक रिकॉर्ड ऐसा आ जाए $5 लाख है, तो वो क्या होगा, राइट में आउटलायर की तरह दिखाई देगा बॉक्स प्लॉट में। वो $5 लाख वाले डेटा को हम छोड़ देंगे, क्योंकि वो हमारे नॉर्मल डेटा जैसा नहीं है, वो बाहर है डेटा।
और ये जो तुम्हारा जैसे अभी मिनिमम क्या है इसका, $37,000 है। आप कोई डाटा एक आ जाए, डाटा पॉइंट जो सिर्फ दिखाए $5,000, इसकी सैलरी सिर्फ $5,000 है। $5,000 सैलरी कभी भी यूएस में होती नहीं है। पर अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर $5,000 का कोई रिकॉर्ड आ जाए सैलरी का, तो वो ये बॉक्स प्लॉट की जो लोअर जो लेफ्ट लाइन है, बॉक्स की लेफ्ट लाइन है, उसके लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो वो लोअर लोअर एंड आउटलायर हो गया। और अगर कोई 5 लाख आ गया सैलरी, तो वो आउटर एंड आउटलायर हो गया। तो हम ऐसे दोनों ही डेटा पॉइंट जो हमारे नॉर्मल डेटा के लिए नहीं होते हैं, तो हम रिग्रेशन के लिए उसको हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? हटा इसलिए देते हैं क्योंकि वो हमारे मीन को अफेक्ट करते हैं। तो ये मैं अपन कभी कभी डिस्कस करेंगे किसी क्लास में। तो अब आप देखिए, हम चेक कर रहे हैं कि मतलब ये हमारे आउटलायर जितने भी होते हैं वो मीन को अफेक्ट करते हैं। अगर $5 लाख एक डॉलर की एक है, $5 लाख अगर है, तो ये मीन को जो है ऊपर बढ़ा देगा बहुत, क्योंकि $5 लाख बहुत हाई वैल्यू है। तो हम $5 लाख को भी हटा देंगे और $5,000 है उसको भी हटा देंगे, क्योंकि हम इस तरह का डेटा को हम चाहते नहीं है कि हमारे एनालिसिस में रहे। तो आउटलायर को जनरली हटा दिया जाता है या किसी न किसी दूसरे तरीके से ट्रीट किया जाता है। पर अभी यहाँ आउटलायर नहीं है, तो लेट अस नॉट डिस्कस दैट। अभी आउटलायर आएगा तो अपन डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं यहाँ कि डीएफ डॉट इज नल। तो डीएफ डॉट इज नल मतलब क्या, कि हम ये देख रहे हैं कि हम ये डिस्कस कर चुके हैं पाइथन में कि इनमें कोई डाटा फ्रेम में जो दोनों फील्ड्स हैं, जो दोनों ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और सैलरी जो कॉलम्स है, इनमें कोई नल वैल्यूज तो नहीं है। पहले तो देखो नल वैल्यू है कि नहीं, और उसका सम करके बताओ कितनी है। तो देखिए, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में भी 0 नल वैल्यूज है और ये सैलरी में भी 0 नल वैल्यूज है। तो यहाँ पे हमें जो है, और फिर यहाँ पे उसने चेक किया है कि 0 वैल्यू कोई है क्या। तो ये आप बहुत सिंपल तरीके से चेक कर सकते हैं। पूरे डेटा फ्रेम को ले लो, चेक कर लो, इज इक्वल टू 0, मतलब कोई वैल्यू 0 के बराबर है क्या, और अगर है तो वो करके बता दो, सम करके बता दो। तो जैसे उसने नल का सम किया था, उसने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का सम करके बता दिया कि 0 वैल्यू भी नहीं है, कोई नल वैल्यू भी नहीं है, कोई 0 वैल्यू भी नहीं। तो ऐसे ऐसा बहुत कम बार होता है। हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हमारे इसमें 0 वैल्यू भी नहीं है, नल वैल्यू भी नहीं है। पर ऐसा जनरली जो है हमारे रियल टाइम के जो डेटा सेट होते हैं रियल लाइफ के, उसमें ऐसा होता नहीं है। नल वैल्यू भी होती है, 0 वैल्यूज भी होती है। तो उनको हमें ट्रीट करना पड़ता है, एक तरीके से उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, स्टेटिस्टिकल तरीके से ट्रीटमेंट करनी पड़ती है नल वैल्यू की और 0 वैल्यू की। क्योंकि अगर स्टेटिस्टिकल वैल्यू नल वैल्यू को अगर आप मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में डाल देंगे, तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम एरर देके बाहर आ जाता है, चलता नहीं है। तो उसको सब कम से कम 0 तो चाहिए ही चाहिए उसको। सारे सारे नल वैल्यू आप नहीं रख सकते किसी फील्ड में, 0 तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना? तो आप कैसे ट्रीट करते हैं, तो जब नल वैल्यू आएगी तब अपन डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सारा कोड जो है आप शुरुआत से नहीं कर सकते। अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि अब आपको पता करना है कि नल वैल्यू कैसे चेक करते हैं। तो आप ये लाइन का कोड ध्यान रख लीजिए कि डाटा फ्रेम को ले लो, इज नल करके सम कर दो, तो डाटा फ्रेम में नल वैल्यू का सारे कॉलम का नल बता देता है कितने कितने नल है। आपको 0 चेक करना है तो इस तरह से चेक कर लो। तो कई चीजें जो है, हर चीज जो है करी नहीं जाती है, जो किताब से नहीं पढ़ी जाती है, करते करते भी एक्सपीरियंस से भी अपने को याद हो जाती है। तो देखिए, हम यहाँ देख लिए कि डीएफ पूरे डाटा फ्रेम को अगर मैं 0 के साथ चेक कर लेता हूँ, इक्वल इक्वल 0 इक्वल इक्वल 0 डॉट सम, तो वो सारे कॉलम में चेक कर लेता है कि इसमें कोई 0 वैल्यू तो नहीं है, और बता देता है कितनी 0 वैल्यूज है। ठीक है? अब ये एक वैल्यू काउंट करके ये भी हम कर चुके हैं, डीएफ डॉट सैलरी वैल्यू काउंट। तो वैल्यू काउंट का मतलब होता है कि कोई वैल्यू जो है कितनी बार रिपीट हो रही है। तो अब आप देख रहे हैं, क्योंकि ये सारी यूनिक वैल्यूज हैं, तो जो सैलरी की वैल्यू आपने देखिए डीएफ डॉट सैलरी लिया है, इसमें डीएफ डॉट सैलरी लिया है। तो डीएफ डॉट सैलरी डॉट वैल्यू काउंट मतलब वैल्यू काउंट जब मैं जो सैलरी की वैल्यूज है उसमें कोई रिपीट तो नहीं हो रही है, वो ये देख रहे हैं। पर ये देखिए, सारे की वैल्यू एक एक की है, मतलब इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। पर जनरली ऐसा होता नहीं। अब सैलरी देखिए, सैलरी जो है, सैलरी अब सैलरी में अपन ने देखा सैलरी, सैलरी फिर वैल्यू काउंट अच्छा है। तो ये सैलरी वैल्यू काउंट्स और उसने सम कर दिया है उसका। हाँ, मतलब तो वो टोटल टोटल, सैलरी के कितने काउंट से निकल रहा है, यूनिक वैल्यूज सैलरी। हाँ, यूनिक वैल्यू और उसका यूनिक वैल्यू कितना है और उसका सम क्या है, तो ये सम निकाला है उसने। तो आप अगर यहाँ सैलरी लिख देंगे, यहाँ पे डीएफ डॉट सैलरी है तो यहाँ किया ही हुआ है। अगर यहाँ डीएफ डॉट एक्सपीरियंस लिख देंगे आपको, तो और वैल्यू काउंट कर देंगे, तो आपको एक्सपीरियंस में अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है तो पता चल जाएगा। तो इसमें सर सिर्फ सैलरी ली है और एक्सपीरियंस में लोगे तो वहां एक्सपीरियंस से पता चल जाएगा आपको। यहाँ पे उसने डीएफ सैलरी वैल्यू काउंट करके सबका सम कर दिया है।
तो मतलब डायरेक्ट एन यूनिक से भी आ जाता है ना? हाँ, एन यूनिक से भी आ जाएगा, बराबर है। ये करने की जरूरत नहीं, मेरा ख्याल है एन यूनिक इज अ बेटर ऑप्शन। अब आप जो है हीट मैप प्लॉट कर रहे हैं। हीट मैप मतलब क्या होता है, आपको कोरिलेशन प्लॉट करना है कि सैलरी और एक्सपीरियंस का क्या कोरिलेशन है। हीट मैप प्लॉट करने के लिए हमको सबसे पहले कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाना पड़ता है, क्योंकि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स देना पड़ता है उसमें। ये भी हम बहुत अच्छी तरह से हमारे पाइथन में कर चुके हैं। तो देखिए, आप df डॉट cor निकालेंगे तो आपको कोरिलेशन मैट्रिक्स मिलेगा। कोरिलेशन मैट्रिक्स निकालिए यहाँ पे, कोरिलेशन मैट्रिक्स, और उसको जो है उसने हीट मैप में डाल दिया। देखिए, sns डॉट हीट मैप df कोरिलेशन डॉट इंडेक्स डॉट cor, और जो मैट्रिक्स निकाला, नॉट इक्वल टू ट्रू मतलब सेल के अंदर बताओ वैल्यू क्या है। और जो है सी मैप जो है, हमें बहुत सारे सी मैप देख चुके हैं, तो इसको रेड वाला कलर पसंद है तो इसने रेड वाला सी मैप ले लिया, ग्रीन और रेड वाला। तो आप ये देखिए, मतलब ये थोड़ा सा ये कोड जो है आप थोड़ा घर समझिएगा कि ये कोरिलेशन डॉट इंडेक्स इसने क्यों किया है यहाँ पे। क्योंकि मेरा ख्याल है अगर यहाँ पे सिर्फ ये कोर मैट भी डाल देता, ये कोर मैट जो इसने निकाला है ना, वो भी अगर यहाँ पे डाल देता तो ये हीट मैप बन जाता था। यहाँ पे जो कोर मैट निकाला ना इसने सबसे पहली लाइन में, CORMAT, वो भी अगर यहाँ पे डाल देता तो उसका हीट मैप बन जाता था। पर इसने ये सब क्यों किया है, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। तो ये सोचने वाली बात है, तो अभी सोचेंगे इसके ऊपर, अभी थोड़ा नहीं अभी सर, थोड़ा एक्चुअली दिमाग वो चलने कोड दो। रिपीट हो गया है। मतलब जो कौन सा कोड रिपीट हो गया? डायरेक्ट कोरमेट अगर वैल्यू डाले तो हो जाता, जो कोरमेट से उनने इंडेक्स निकाल के कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाने वाली प्रोसेस की है ना, उसी को अलग सिंटेक्स के साथ रिपीट कर दिया हाँ, मैं उस वही बोल टाइम रहा हूँ में। ना, फॉर्मेट डालने से हो जाता था उसको। ये सब नाटक करने की जरूरत ही नहीं थी। तो फिर PLT डॉट देके फिगर साइज दे दी उसने, और ये हीट मैप, सिंपल हीट मैप बना दिया। तो हीट मैप पढ़ना सीखिए है। एक्स एक्सिस पे वेरिएबल है और वही वेरिएबल वाई एक्सिस पे भी है। तो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और सैलरी का जो कोरिलेशन है 0.98 है। तो हम ये जानते हैं कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू जितना एक के करीब होता है उतना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होता है, उतना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होता है। तो 0.98 मतलब ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। मतलब इनका बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है दोनों का, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और सैलरी का। मतलब जैसे जैसे हम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ाते जा रहे हैं, सैलरी जो है लिनियरली बढ़ती जा रही है। और वो ये भी दूसरा भी वही आएगा, क्योंकि वेरिएबल तो वही है ना, सैलरी और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस दोनों का सेम ही आएगा ना आपस में। जब दोनों का आपस में कोरिलेशन सेम ही रहेगा तो ये 0.98, ठीक है। अब इसने फिर से एक बार सेट ऑप्शन जो है, एक बार प्रिसीजन दो प्रिसीजन को 2 बार इसने बताया, 2 बार किया है। अब यहाँ करने की जरूरत है कि नहीं इसको, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि एक बार पहले कर चुका है वो। और अगर एक बार पहले कर चुका है तो वो पूरे डाटा सेट में चालू लागू रहेगा। तो यहाँ इसने फिर से क्यों किया उसको, ये शायद शायद श्योर नहीं होगा, इसलिए उसने कर दिया होगा। अभी अब आप देखिए df डॉट कॉर जो आप निकालते हैं ये यहाँ वाली पे। क्लास मतलब मेन क्लास में है पर दूसरी क्लास में। मैडम तो आपकी ये आवाज नहीं आ सब्जेक्ट रही है, आपको म्यूट पे जाना पड़ेगा मैडम। कौन है आप? जागृति मैडम, आपको म्यूट पे जाना पड़ेगा। म्यूट पे रहिए, अगर मेरे को बोलना है तभी अनम्यूट करिए। तो ये जो डीएफ डॉट कोरिलेशन मैट्रिक्स जो निकाला ना, देखिए नीचे बना दिया है इसने, ये नीचे आ गया कोरिलेशन मैट्रिक्स। और ये प्रिसीजन 2 का दिया है, तो अब ये 2 का प्रिसीजन आ गया। तो वो की वही वैल्यूज है जो हीट मैप में आई है। तो ये जो है कोरिलेशन मैट्रिक्स को बेसिकली इसने प्लॉट किया है, जो है प्लॉट किया है यहाँ पे, है ना। तो ये कोरिलेशन मैट्रिक्स आ गया। अब इसने क्या किया है, पेयर प्लॉट भी देखिए, हम लोगों ने एसएनएस में रिपीट किया है पेयर प्लॉट। इसने क्या किया, एसएनएस को जो है एक बार और इंपोर्ट किया है। इसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ऊपर इंपोर्ट कर चुका था ये। तो एसएनएस डॉट पेयर प्लॉट लिया है इसने। पेयर प्लॉट हम कर चुके हैं। तो जितने भी न्यूमेरिक वेरिएबल होता है उनका आपस में रिलेशनशिप प्लॉट हो जाता है। डीएफ मतलब डाटा फ्रेम है हमारा। पेयर प्लॉट, तो पेयर प्लॉट देखिए कैसे बना, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और सैलरी और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस सैलरी, ये दोनों के प्लॉट तो बन गए। और हमको ये पता है कि जो पेयर प्लॉट बनता है तो डायगोनल में हमेशा जो है वो बनता है, क्या बोलते हैं, वो हिस्टोग्राम बनता है। तो ये ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का हिस्टोग्राम ऊपर बन गया, और जो नीचे है सैलरी का हिस्टोग्राम बन गया, और ये ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और सैलरी, ये इसका पेयर प्लॉट बन गया। तो देखिए ये जो कोरिलेशन 0.98 दिखा रहा है ना, इन दोनों का, सैलरी और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का कोरिलेशन 0.98 दिखा रहा है।
तो वो फालतू नहीं दिखा रहा है। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग को रिलेशन है, और ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट लाइन रिलेशन है कि ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जैसे बढ़ाते जा रहा है तो वैसे का वैसे सैलरी भी बढ़ती जा रही है। मतलब लगभग सारे स्ट्रेट लाइन, सारे पॉइंट जो है स्ट्रेट लाइन में अलाइंड है। और ये आपको हिस्टोग्राम दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और सैलरी जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये बहुत ही मतलब स्क्यूड टाइप का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये पेयर प्लॉट हम कर चुके हैं। अगर आपको पेयर प्लॉट याद नहीं है तो पाइथन की जो अपनी ऐसे सीबॉर्न की जो फाइलें हैं वो थोड़ा देखिए, आपको पेयर प्लॉट के ऊपर अच्छे अच्छे एग्जांपल मिलेंगे, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये देखिए पेयर प्लॉट तो यहाँ बना चुका है वो, ये पेयर प्लॉट में इसको स्कैटर प्लॉट मिल गया, पर ये स्कैटर प्लॉट फिर से इसको बनाने में क्या मजा आया मुझे नहीं मालूम, पर इसने फिर से एक बार स्कैटर प्लॉट बनाया है यहाँ पे। ये देखिए जो है x इज इक्वल टू डी एफ कॉलम, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कॉलम ले लिया, y इज इक्वल टू डी एफ सैलरी ले लिया, फिगर साइज सेट कर दी plt डॉट, लेबल दे दिया उसने, लेबल नेम जो है, लेबल नेम को कहीं सेट किया होगा इसने ऊपर, तो ये लेबल सेट कर दिया। उसके बाद एक्स लेबल जो है ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, y लेबल इज सैलरी, और ये plt डॉट स्कैटर कर दिया, plt डॉट स्कैटर। तो ये भी हम हमारे एसएनएस के लेक्चर्स में कर चुके हैं, पर ये पेयर प्लॉट में काफी अच्छे तरीके से आ चुका है स्कैटर प्लॉट। तो एक बार और प्लॉट करने का जरूरत नहीं है, पर उसको लगा होगा करना है तो उसने कर दिया यहाँ पे जो, ठीक है। तो ये भी वही रिलेशन दिखा रहा है जो ऊपर दिखा रहा है, थोड़ा बड़ा बन गया है और कुछ थोड़ा और क्लियर है। यहाँ पे छोटा है तो यहाँ पे थोड़ा वही प्लॉट बड़ा बन गया स्कैटर प्लॉट, ठीक है। अब इसने क्या किया है कि ये रिप प्लॉट बनाया है, तो ये रिग्रेशन प्लॉट जो बनाया है ये भी हम सीबॉर्न में कर चुके हैं। रिग्रेशन प्लॉट का मतलब सैलरी और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और सैलरी के बीच में जो पॉइंट्स है उस पर रिग्रेशन की लाइन फिट करो, यही हम अभी कर रहे हैं। तो ये जो इतना सिंपल एल्गोरिदम है कि सीबॉर्न में इसके लिए ऑलरेडी जो है वो फंक्शन बना हुआ है, तो आप मैथमेटिकल मॉडल नहीं लगाए और अभी से ही आपने रिग्रेशन की लाइन फिट कर दी। तो आप देख सकते हैं कि रिग्रेशन की लाइन बहुत इजीली अच्छी तरह से फिट हो रही है। यहाँ पे ये रिग्रेशन प्लॉट है, df डॉट एक्सपीरियंस मतलब x एक्सिस ले लिया, df डॉट सैलरी y एक्सिस ले लिया, ऑर्डर इज इक्वल टू 1, ci नन, स्कैटर, kws, इसके ऑप्शंस कुछ दिए हैं ये इसने, तो ये भी इसने कलरिंग के कुछ ऑप्शन दिए हैं। तो वो उसके बाद है x का लिमिट 2 to 10 सेट किया है, y का लिमिट जो है बॉटम 3000 सेट किया है, और plt डॉट शो किया है। तो इस तरह से आप ये x लिमिट और y लिमिट जो है सेट कर सकते हैं। तो सारा कोड अगर हमने नहीं भी किया हो तो अभी करते करते भी सीख सकते हो आप। और अगर आप सिंपल अगर आप रिग्रेशन प्लॉट बनाना चाहते हैं तो फिर ये ऑर्डर इक्वल टू 1, ci इक्वल टू 1, स्कैटर अंडरस्कोर kws ये सब देने की जरूरत नहीं है। आपका सिंपल रिग्रेशन प्लॉट सिर्फ इतना में ही बन जाएगा, रिग प्लॉट df डॉट एक्सपीरियंस कॉमा df डॉट सैलरी, बस इतने में ही बन जाएगा आपका रिग्रेशन प्लॉट। पर ये लिमिट अगर आप देते हैं, और लिमिट भी ऑटोमेटिकली ले लेगा क्योंकि वो लिमिट उसको पता है क्या है, ले लेगा ऑटोमेटिक। पर अगर आप अपनी तरफ से लिमिट सेट करते हैं तो इट इज अ गुड प्रैक्टिस, और वो लिमिट ऑटोमेटिक उठा लेगा। वो x की लिमिट उसको मालूम है, y की लिमिट मालूम है, तो ऑटोमेटिक उठा लेगा वो कि जो सैलरी है वो 30,000 तक जाती है, और जो उसकी जो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है वो 10 तक जाता है, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। तो ये लिमिट भी आपको कायदे से जो है देने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप चीज इसी तरह से दे देते हैं तो आपकी चीजें ज्यादा कंट्रोल में रहती है। अब इसलिए मैं कवर नहीं करने वाला है। देखिए क्लासिकल मेथड मतलब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे सीखते थे y इज इक्वल टू mx प्लस c लाइन कैसी बनाई जाती है, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे सीखते थे उस तरीके से पहले उसने जो है आपको करके बताया है कि विदाउट मैथमेटिकल मॉडल लगाया सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो ये हमारे लिए अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं यहाँ पे 2 मिनट का ब्रेक लूंगा, अगर किसी को इसमें कोई चैलेंज है, कोई क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हैं। अब मैं पीछे जाने को भी तैयार हूं, अगर यू वांट मी टू गो बैक टू सम अदर पॉइंट आई विल गो, बट आई विल टेक अ 2 minutes ब्रेक। एनीबॉडी एनी क्वेश्चन? नीमा जागृति एनी क्वेश्चन? अच्छा, और ये कोड तो आपके पास रहेगा ही हमेशा, तो अगर अभी आपको समझ में भी नहीं आया तो थोड़ा मैंने आपको समझा दिया एक बार, अब आप गूगल कर करके थोड़ी हेल्प ले सकते हैं, सेल्फ हेल्प कर सकते हैं ना अपन।
जैन साहब आपको कोई क्वेश्चन है अभी? सर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे? हाँ जाएंगे ना। नहीं है कहाँ जाना है बोलो, कहाँ तक जाना है? सर थोड़ा मेरे को इतना भी याद नहीं कहाँ पर है सर। एक तो इस पॉइंट पे डाउट था सर, इधर ही रोक दीजिए। ये पेयर प्लॉट पे? यस सर। सर यहाँ अरे जो पेयर प्लॉट जैसे ही हम पेयर प्लॉट करते हैं ना, तो डीएफ के अंदर जितने भी न्यूमेरिक कॉलम है उनका आपस में जो है रिलेशनशिप का स्कैटर प्लॉट बन जाता है। सर ये तो ठीक मैंने माना। हाँ। सर वर्क इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वर्सेस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का जो ग्राफ बना सर, वो अपन को वो उसने हिस्टोग्राम बना देता है। हिस्टोग्राम, ये वेरिएबल एक ही है ना, इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वर्सेस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये एक ही वेरिएबल है, तो उसका हिस्टोग्राम बनेगा। हिस्टोग्राम बनाया है उसने, तो हिस्टोग्राम बनेगा ना उसका, एक ही वेरिएबल है दोनों, एक्स पे भी वही है, वाई पे भी वही है, तो हिस्टोग्राम बना दिया है उसने। काफी ज्यादा वेरिएशन दिख रहा है अलग अलग जगह। हाँ, वेरिएशन काफी ज्यादा है। और दूसरी चीज ये है कि ये तुम्हारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है डेटा। तो ये एक चीज है। और अगर किसी को कुछ जागृति, आपको कुछ प्रॉब्लम है? सर एक डाउट और, थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ ऊपर जाएंगे ना। एक प्रिसिजन करके था। हाँ सर इधर ही पीडी से। हाँ ये प्रिसीजन, हाँ सर ये ऊपर पहले भी आया था, क्या चीज? हाँ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ इसको फिर से करने की जरूरत नहीं है। सर वहां पर किया था तो सर एक बार बता दीजिए वहां पर क्या? हाँ मैं बताता हूँ ना किस चीज के लिए किया था। हाँ ये जो है ना इसलिए किया है उसने कि अगर ऊपर देखोगे यहाँ पे प्रिसिशन लिखा है, जस्ट ऊपर देखोगे तो उसमें सैलरी में वो 1 बता रहा है, तो यहाँ पे प्रिसिशन सेट किया 2 पे, इसका मतलब है कि डेसिमल पॉइंट 2 लेने वाला है। तो वो नीचे अगर देखोगे, अरे आपके साहब ऊपर भी 2 का ही लिया है उसने। नहीं कहाँ लिया है ऊपर, यहाँ पे एक देखो दिख रहा ऊपर ना। मैं बताता हूँ आपको, ऊपर भी 2 का ही लिया है उसने। सेट प्रिसीजन, ये देखो ऊपर भी सेम रिपीट किया है यार, 2 का ही लिया है। देखो नहीं वो पीडी पे है, वो क्या कहते हैं पीडी पे ही, तो नीचे भी तो पीडी पे ही लिया है। देखो नीचे जाके देखो आप ये कोड ऑफ लाइन ध्यान से देखो, पीडी डॉट सेट अंडरस्कोर ऑप्शन प्रिसीजन 2, ठीक है। अब सेम का सेम उसने नीचे रिपीट किया है, सेम कोड उसने नीचे रिपीट किया है। तो ये देखिए सेम कोड उसने नीचे रिपीट किया है। तो मेरा ख्याल है ये सेम कोड अगर एक बार आप डिफाइन कर देते हो तो सेम कोड आपको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं। हाँ मुझे लगा उसकी वजह से जो इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बता रहा है वो 1.00 बता रहा है, जो कोरिलेशन में ना। नहीं तो वो भी डबल में आया है, वो भी डबल में आया है। ओके, तो पूरा प्रिसीजन डबल में ही कर दिया है उसने। तो ये एक बार अगर आप डिफाइन कर दो पूरी फाइल की शुरुआत में, तो आपके एंड तक ये वैलिड रहता है, आपको वो बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं। ठीक है ना। अभी के बाद तक 2 डिजिट तक अपना वो रहेगा। हाँ तो ये इसीलिए तो प्रिसीजन 2 का दिया है। प्रिसीजन मतलब हमेशा डेसिमल के बाद तक का ही होता है। तो डेसिमल के बाद 2 पॉइंट आ रहे हैं, देखो ना 0.98, 1.1 था तो 1.00, 1.00 आ रहा है ना। तो अब ये देखिए, ये तो पेयर प्लॉट है। पेयर थोड़ा सा आप है ना C1 वगैरह थोड़ा रिवाइज करिए निवा साहब, थोड़ा आप थोड़ा है ना C1 वगैरह थोड़ा देखिए एक बार। जी सर है ना, ये काफी काम की चीजें हैं। तो अब सब काफी, ये एक्स लिमिट वाई लिमिट क्या होता है, तो एक्स की लिमिट सेट कर दी है उसने। देखिए 10 तक सेट करिए, 2 से 10 तक, तो 0 पे 2 आ गया, ये 10 ले लिया। यहाँ पे जो है वाई लिमिट जो है 30,000 तक सेट करी, तो ऊपर 30,000 तक गया। दिखाया नहीं है उसने, पर ये आप थोड़ा C1 थोड़ा और देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब ये क्लासिकल मेथड में नहीं समझा रहा है, सिंपल मैथ है। आप जब घर पे करोगे तो देखिए, देखना y = mx + c लाइन बना दी है उसने। तो ये थोड़ा है ना, अभी घर जाके देख लेना, अपना इंटरेस्ट जो है मैथमेटिकल मॉडल बनाना। तो उसने ये प्रूव किया है कि मैं क्लासिकल मेथड से जो m और c की वैल्यू निकालता हूँ, ये जो मैं रेग्रेशन का मॉडल जब बनाता हूँ तब भी वही वैल्यू आती है। तो वो अभी तो खैर ठीक है, क्योंकि 2 ही वेरिएबल है इसलिए कर दिया है उसने। पर जब वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल बढ़ के जैसे 50 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, तो क्लासिकल मेथड नहीं लगा पाएगा ना वो, क्योंकि इस पे क्लासिकल मेथड लगाना पॉसिबल ही नहीं है। तब उसको यही मेथड लगानी पड़ेगी। जो अब ये देखिए सीखने वाली चीज ये है, लीनियर रिग्रेशन यूजिंग मेथड्स, ठीक है ना। मेथड मतलब मैथमेटिकल जो हमारी मेथड्स होती है साइकिट लर्न में। तो ये इंपोर्ट साइकिट sklearn मतलब साइकिट लर्न होता है। साइकिट लर्न मतलब इसमें हमारे सारे मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं, जितने भी हमारे
क्लासिकल इसके क्लासिकल मशीन लर्निंग के जितने भी मॉडल्स होते हैं, मैथमेटिकल मॉडल, ये हमको साइकिट लर्न नामक पैकेज में मिलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सारे पाइथन डेवलपर और डाटा एनालिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैकेज है साइकिट लर्न। जैसे नंपाई और पांडा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे साइकिट लर्न भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो साइकिट लर्न से हमने लीनियर मॉडल जो है इंपोर्ट किया, लीनियर मॉडल जो है इंपोर्ट किया एज skl_lm, ठीक है ना। अब फ्रॉम उसके बाद हमने इंपोर्ट किया फ्रॉम scikit-learn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन। तो अब काम की बात है, अब वो काम की बात कर रहा है। हमको लीनियर रिग्रेशन चाहिए था, क्योंकि हमको लीनियर रिग्रेशन ही करना है, ठीक है ना। अब आप देखिए रिग्रेशन को इंस्टेंशिएट किस तरह से करते हैं। उसने जो लीनियर मॉडल जो skl_lm जो इंपोर्ट किया था, तो रिग्रेशन को उसने इंस्टेंशिएट किया पहले skl_lm, और लीनियर रिग्रेशन को ब्रैकेट लगा के मेथड लगा के इंस्टेंशिएट कर दिया। तो ये REGR जो है लेफ्ट हैंड साइड में, वो उसका रिग्रेशन आ गया, ठीक है। अब उसने क्या किया, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है, तो ये x इज इक्वल टू, मतलब ये हमेशा जो हम इनपुट वेरिएबल होते हैं ना, वो एक से ज्यादा होते हैं। यहाँ तो एक ही है, पर जनरली एक से ज्यादा होते हैं, तो उसको हम कैपिटल X से दिखाते हैं। और टारगेट वेरिएबल जनरली एक ही होता है, इसलिए हम उसको छोटे y से दिखाते हैं, स्मॉल y से। तो अभी आप देखिए टारगेट X जो है, उसने क्या किया कि DF एक्सपीरियंस, मतलब ये यहाँ तक जो है, मैं जो ब्लू कर रखा है मैंने, ये जो हाईलाइट कर रखा है ब्लू में, तो ये उसने कुछ नहीं किया है, DF डॉट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चूज किया, उसने वो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस फील्ड लिया, डॉट वैल्यूज मतलब उसकी वैल्यूज ली, और उसको रीशेप कर दिया -1 to 1। तो -1 का मतलब ये होता है कि जो हमको नंबर ऑफ रोज पता नहीं होती है, तब हम -1 कर देते हैं उसको। तो जैसे आप स्लाइसिंग एंड डाइसिंग जो हमने किया था नंपाई में और इसमें डाटा फ्रेम में, आप थोड़ा ध्यान दीजिए उसके ऊपर, स्लाइसिंग एंड डाइसिंग किस तरह से किया था। तो ये जो पहला वाला इंडेक्स होता है, रो होता है, दूसरा कॉलम होता है। तो ये -1 इसलिए किया क्योंकि हमको नंबर ऑफ रोज मालूम नहीं है। आप तो यहाँ तो पता है 30 है, पर कभी कभी डाटा सेट इतना बड़ा होता है कि हमको नंबर ऑफ रोज मालूम ही नहीं होती है। जब नंबर ऑफ रोज अननोन हो, तो हम उसको -1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो अपने आप जो है उठा लेता है उसमें रोज कितनी है। 1 मतलब है सिंगल डायमेंशनल वेक्टर में कन्वर्ट करो इसको, तो ये कन्वर्ट कर दिया। y इज इक्वल टू DF डॉट सैलरी, y जो है हमारा टारगेट वेरिएबल है, DF डॉट सैलरी है। अब ये देखिए REGR जो हमने रिग्रेशन का इंस्टेंस बनाया था, उसमें हम XY फिट कर रहे हैं। तो ये हमेशा सेम आपका जो हर मैथमेटिकल मॉडल में फिट करना पड़ेगा आपको। पहले आपको जो है उसका इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, फिर जो है आपको फिट करना पड़ेगा, और हर फिट करने में आप यही XY पास करोगे। X मतलब इनपुट वेरिएबल का सेट, और Y मतलब टारगेट वेरिएबल, ठीक है। तो ये इसने फिट कर दिया रिग्रेशन में, ठीक है। अब आप जो है आपको C की वैल्यू चाहिए, तो फिट हो गया, ये आपका विदिन 1/2 सेकंड हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा डाटा सेट भी सिर्फ 30 रोज का ही है, और ये बहुत छोटा मतलब आपका मैथमेटिकल मॉडल है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है आपका आधे सेकंड से भी कम में हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं आपको एक दूसरा मॉडल शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए। मेरे को कॉलेज का असाइनमेंट मिला हुआ है, मेरे MSc में MSc कर रहा हूँ, MSc इन एडवांस MSc इन एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई एम डूइंग MSc। तो उसमें मेरे को असाइनमेंट मिला हुआ है, तो उसमें भी एक ये है, एक ऐसे साइकिट लर्न का ही है, सपोर्ट वेक्टर मशीन। ये देखिए, तो इसमें भी जो है मैंने इसको फिट किया हुआ है, इसके पूरा फंक्शन लिखा है मैंने, तो उसको फिट किया हुआ है। ये कल रात को मैंने 11:30 बजे दिया था, रात को 11:30 बजे, कल, माइंड कीजिए। और अभी रात के 11:30 बजने में 2 ही घंटे बाकी है, मतलब करीबन 22 घंटे हो गए इसको रन हुआ, अभी तक रन नहीं हुआ है। ये स्टार देख रहे हैं ना, स्टार देख रहे हैं, मतलब अभी तक रन हुआ। ये 22 घंटे से रन हो रहा है। ये 22 घंटे से इसलिए रन हो रहा है क्योंकि ये सपोर्ट वेक्टर मशीन नाम का जो मॉडल है, या मैथमेटिकल मॉडल या मेथड है, ये लार्ज डेटा सेट के लिए जो है वो सुटेबल नहीं है। और मेरा डेटा सेट बहुत लार्ज है, 4.5 लाख रोज है उसमें, 4.5 लाख रोज है, उसके लिए सुटेबल नहीं है। पर भी हमको दिया गया है कि तुम उस पर लगाओ और हमको उसका रिजल्ट बताओ। तो ये मैंने लगाया है, तो भैया असाइनमेंट का पार्ट है, इसलिए पिछले 22 घंटे से चल रहा है, देखो 22 घंटे से चल रहा है। और मेरा ख्याल है 2-3 घंटे तो कम से कम लेगा ही लेगा। ये रात को अभी मिडनाइट को 12-1 बजे कभी तो भी जो है इसके रिजल्ट आएंगे, 24 घंटे से भी ज्यादा ले रहा है। तो उसके मुकाबले अगर आप ये देखेंगे
तो ये आपको ये जो रिग्रेशन आप फिट करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये चल के रिजल्ट आ गए इसके। अब सी इंटरसेप्ट, हम इंटरसेप्ट को क्या बोलते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी होता है ना। देखिए इसने ऊपर इक्वेशन दी है, देखो ये इक्वेशन मैंने हाईलाइट कर रखी है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो c मतलब कांस्टेंट, इसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। इंटरसेप्ट लिख लीजिए आप, इंटरसेप्ट बोलते हैं इसको, इंटरसेप्ट। तो ये इंटरसेप्ट उसने क्या किया, ये इंटरसेप्ट ऐसे निकलता है। ये कोड आपको सारा याद रखना पड़ेगा या फिर रेफर करके लिखना पड़ेगा। ये इंटरसेप्ट उसने जैसे फिट कर दिया, और इंटरसेप्ट कहाँ निकाला था उसने, ये इंटरसेप्ट निकाल दिया उसने, ठीक है। तो ये इंटरसेप्ट उसने निकाल दिया, ये इंटरसेप्ट निकाल दिया उसने, ठीक है, इंटरसेप्ट निकाल दिया। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू सी की वैल्यू है। अब ये कोएफिशिएंट की वैल्यू निकाल रहा है, COEF अंडरस्कोर रिग्रेशन, ये इंस्टेंस जो बनाया था, तो अब उसमें फिट होके इसका डेटा आ गया है रिग्रेशन का। तो आप कोएफिशिएंट निकालेंगे तो आपको m का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए m का वैल्यू मिल गया आपको। अभी m मतलब क्या है मैं आपको पीछे बता देता हूँ, ये आपने हाईलाइट जो कर रखा है। तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं हमारी जो है मैथमेटिकल, जो हमारे डाटा साइंस की लैंग्वेज में इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टर्म में इसको बोलते हैं स्लोप या टेन थीटा है। ये m जो है स्लोप या टेन थीटा है। तो ये m की वैल्यू मतलब m कोएफिशिएंट है ये। तो ये कोएफिशिएंट भी मिल गया आपको, और जो है आपको इंटरसेप्ट भी मिल गया। तो आपको पूरा y इज इक्वल टू mx प्लस सी जो इक्वेशन है, ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी इक्वेशन है, पूरा का पूरा मिल गया अभी आपको। अब आप x की वैल्यू रखते जाइए और y की वैल्यू लेते जाइए, आपका मैथमेटिकल मॉडल तैयार है। तो वैसे भी जब आप लीनियर रिग्रेशन बनाते हैं सिंपल, तो आपको इंटरसेप्ट की वैल्यू और कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालनी होती है। निकाल लिया आपने तो आपको इक्वेशन आ जाता है। अब ये इक्वेशन में अगर आपको देखिए, ये इक्वेशन में हाईलाइट कर रहा हूँ, इसमें आपको अगर m भी मालूम है और c भी मालूम है, तो आपके पास पूरा इक्वेशन आ गया। अब आप x की वैल्यू रखते जाइए, 10 साल का एक्सपीरियंस है तो y आपको मिल जाएगा, और आपके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है तब भी आपको सैलरी मिल जाएगी। अगर आपको 40 साल का एक्सपीरियंस है तब भी आपको सैलरी मिल जाएगी, क्योंकि m और c तो आपको पता ही है क्या वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह से तुमने पूरा मैथमेटिकल मॉडल बना लिया, ठीक है। पर ये तो एक ही वेरिएबल था, इसलिए आपको इक्वेशन में बता पाया। पर कभी कभी क्या होते हैं कि ये जो इनपुट वेरिएबल x होते हैं, ये 100, 200, 300, 1000 भी हो सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी जो आपको इक्वेशन दिख रहा है, ये क्लासिकल इक्वेशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ऐसा इक्वेशन जो है पेपर पे बता पाना ही पॉसिबल नहीं होता है। पेपर पे आप दिखा ही नहीं सकते कि इक्वेशन क्या है, क्योंकि उसमें x जैसे 1000 वेरिएबल है, x1, x2, x3, x4 अप टू x 1000। तो ऐसे एक 1000 वेरिएबल वाले इक्वेशन को तुम पेपर पे रिप्रेजेंट कैसे करोगे? लिखते लिखते ही तुमको पूरा दिन भर हो जाएगा, तो है ना, इसलिए आप बता ही नहीं सकते। तो ऐसे में तुम सिर्फ प्रेडिक्ट, तो आपको है ना मैन्युअली नहीं निकालना है। पर भी आपको कोएफिशिएंट की वैल्यू मिल गई, इंटरसेप्ट की वैल्यू मिल गई। मैंने आपको बता दिया इंटरसेप्ट मतलब c है और कोएफिशिएंट मतलब m है, जो बता दिया। और आप देखिए, अगर आपको इसकी आर स्क्वायर वैल्यू निकालना है, जो मैंने आर स्क्वायर आपको कल सिखाया था, ये आर स्क्वायर मैंने सिखाया था ना आपको, तो आर स्क्वायर की वैल्यू निकालना है तो एक ही लाइन में निकल जाती है। देखिए स्कोर x, y, रिग्रेशन जो इसका इंस्टेंस लीजिए, स्कोर निकाल लीजिए, तो स्कोर निकाल दिया। तो इसका आर स्क्वायर जो है 0.956 है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.96 है, जो कि बहुत अच्छा मॉडल है, का परफेक्ट फिट है। अब आप देखिए कि जो है ये जो है स्कोर का वैल्यू को उसने कुछ नहीं किया है, रिग्रेशन स्कोर XY को 100 से मल्टीप्लाई करके उसने परसेंटेज के फॉर्म में दिखा दिया कि 95 है इसका स्कोर। या तो आप 0.945 बोल लो या 95 बोल लो, वो एक ही है। पर मैं तो प्रिफर करूंगा कि मैं 9.95 बोलूं, क्योंकि आर स्क्वायर ऑलवेज वेरीज बिटवीन 0 to 1। एक के जितना पास होता है उतना हमारा मॉडल अच्छा होता है, उतना हमारा मॉडल परफेक्ट होता है। तो अब ये देखिए 0.96 है, एक के बहुत पास में है, तो जो है एक के पास में है तो हमारा मॉडल बहुत अच्छा है। 0.96 बहुत रेयरली आती है वैल्यू, ये बहुत सिंपल मॉडल था इसलिए आ गई है वैल्यू। अब ये देखिए, मैं तो 0.9 इसको 0.96 दिखाना ही पसंद करूंगा, पर इसकी प्रेफरेंस है इसलिए इसको 95 दिखाया है। मैं तो दिखा के छोड़ दूंगा कि आर स्क्वायर इज 0.956, बस उतना दिखा के छोड़ दूंगा, ठीक है। अब आपको प्रेडिक्ट करना है तो 1.1 ईयर का देखिए। अब आप आर रिग्रेशन जो आपने रिग्रेशन का जो इंस्टेंट बनाया था, देखिए ये सब में रिग्रेशन में आपने जो फिट किया था, रिग्रेशन डॉट फिट, ये रिग्रेशन में है, रिग्रेशन का सारा डेटा आ गया है।
अब आपको प्रेडिक्ट करना है, तो प्रेडिक्ट करने के लिए भी ऑटोमेटिक मेथड है, रिग्रेशन इंस्टेंस रिग्रेशन REGR डॉट प्रेडिक्ट कर दीजिए, प्रेडिक्ट करके मेथड है, और उसमें नंबर ऑफ ईयर्स डाल दीजिए एक्सपीरियंस में एक लिस्ट के अंदर। तो आपको नंबर ऑफ ईयर्स का जो है आपको एक्सपीरियंस मिल गया। तो देखिए 1.1 ईयर का अगर देखें तो सैलरी कितना बता रहा है ये 36,187। तो अगर आप शुरू में अगर ऊपर जाके देखेंगे तो 1.1 ईयर का कितना सैलरी था, देखिए 39,343 था और वो 36,187 बता रहा है। तो थोड़ा एरर है इसमें, थोड़ा एरर है, ये 39 पॉइंट समथिंग है और अपना जो है 37 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 36 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो थोड़ा एरर ऐसे प्रेडिक्शन में हमेशा ही रहता है, पर फिर भी आप देखेंगे कि काफी क्लोज उसने प्रेडिक्ट कर दिया। और फिर अब ये 1.1 तो आपको पता था, पर अगर आपको 40 साल वाले की सैलरी पता नहीं है कि 40 साल वाले की सैलरी कितनी होना चाहिए, तो आप वहां पे 40 दे दीजिए, नंबर ऑफ ईयर जो है वहां 40 दे दीजिए, आपको 40 साल वाले की जो है अप्रोक्सीमेट सैलरी पता चल जाएगी। ठीक है, आप जो है यहाँ पे 1.1 की जगह 40 दे दीजिए, तो ये आपको 40 साल वाले की सैलरी बता देगा। तो ये आपके मॉडल का यूज है, आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसने जो है क्या किया है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एक्स इन डाटा फ्रेम में लिया है, एक्स फॉर लूप चला दिया है, और सारे नंबर ऑफ ईयर्स के एक्सपीरियंस के लिए उसने क्या किया है, प्रेडिक्ट किया है। देखिए फॉर लूप चला है एक्स इन डीएफ, मतलब डीएफ से उसने नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ले लिया, मतलब एक एक करके सारा नंबर ऑफ ईयर्स लेगा और उसका जो है प्रेडिक्ट करता जाएगा। रिग्रेशन डॉट प्रेडिक्ट जो अपन ने ऊपर किया था वो प्रेडिक्ट करता जा रहा है और प्रिंट करता जा रहा है। और एक लिस्ट बना ली उसने, लिस्ट वन, जिसमें वो अपेंड करता जा रहा है। तो ये देखिए सारा का सारा जो है ये प्रेडिक्टेड वैल्यूज है, ये प्रेडिक्टेड वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो ये प्रेडिक्टेड वैल्यूज निकाल ली उसने, और उसने एक लिस्ट के अंदर भी उसको स्टोर कर लिया फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। तो उसके बाद उसने क्या किया कि वो लिस्ट को ये फ्लैटन क्यों किया इसने, आई एम नॉट श्योर, कैन एनीबॉडी टेल इसने लिस्ट को फ्लैटन क्यों किया है? आई एम नॉट श्योर इसने फ्लैटन क्यों किया है, मेरा ख्याल है करने का जरूरत तो नहीं है। तो जो एनीवे तो ये फ्लैटन इसने जो भी किया है, और ये मैप में कन्वर्ट किया है इसको, दिस स्टेप इज आल्सो नॉट रिक्वायर्ड। सर फिर मेरी इसने दोनों का जो अपने निकाली है और जो अपने पास आई है, नहीं, इसने एक ही वेरिएबल लिया है यहाँ पे, वही एक लिस्ट ली है, बाकी दूसरी कहाँ ली है इसमें, एक ही लिया है ना फ्लैटन, जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज है वही लिए इससे। तो ये फ्लैटन लिस्ट इसने क्यों किया है मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा। और फिर यहाँ से उसने सारे कंपोनेंट्स की अलग अलग लिस्ट बना दी है। आप ऊपर देखेंगे हर कंपोनेंट अलग अलग ब्रैकेट्स में, सिंगल एलिमेंट्स की ढेर सारी लिस्ट बन गई हैं वो। नहीं, पर फ्लैटन से तो फ्लैटन तो नीचे किया है। अरे हाँ, मैं बता रहा हूँ क्यों किया। तो इसने क्या किया है, जब इस फॉर लूप से उसने प्रेडिक्ट किया, तो प्रेडिक्ट उसने क्या किया, ये सारे वैल्यूज की जो है एक सिंगल लिस्ट बन गई है, सिंगल वैल्यू की सिंगल लिस्ट बन गई है। तो इसने जब उसको फ्लैटन किया, तो फ्लैटन करने से क्या हुआ, उसको क्या मिला फ्लैटन करने से उसको क्या मिला कि वो सारी की सारी वैल्यू जो है एक ही लिस्ट में आ गई। तो वो तो आपको करना पड़ेगा उसको, अगर लिस्ट को प्रोसेस करना है तो। अगर आप ऊपर देखेंगे तो इतने यूजफुल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये अब हर एक की एक लिस्ट बन गई है, तो लिस्ट ऑफ लिस्ट बन गई है, तो उसको फ्लैटन कर दिया, मतलब ये सारी वैल्यूज जो है एक में आ गई है। ठीक है ना। और फिर जो है मैप, मतलब मेरा ख्याल है उसने उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, सबके सब नंबर्स को फ्लैट में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद जो है दोनों का डिफरेंस निकाल लिया इसने। देखिए ये देखिए यहाँ पे डिफरेंस निकाल रहा है वो, pd डॉट डेटा फ्रेम एक्चुअल मतलब एक्चुअल एक टेबल इसने कॉलम का नाम दिया है, एक्चुअल मतलब जो डीएफ एक्चुअल था वो लिया, डीएफ सैलरी, और प्रेडिक्टेड मतलब रिजल्ट्स लिया उसने, रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स मतलब इसने कहीं रिजल्ट कहीं इसने निकाला होगा, ये जो सर अभी प्रेडिक्टेड की लिस्ट बनाई है वही है, वो रिजल्ट नाम से है ना। हाँ देखो, रिजल्ट नाम से ये प्रेडिक्टेड की जो लिस्ट बनाई है रिजल्ट के नाम से बनाई है। तो इसने प्रेडिक्टेड की लिस्ट जो है वो रिजल्ट के नाम पे ले ली, और उसने डिफरेंस भी ले लिया लगे हाथ। तो डिफरेंस भी ले लिया कि डीएफ सैलरी और सैलरी का डिफरेंस क्या है।
तो ये डिफरेंस इसने क्यों लिया हमको पता चलेगा। अभी हेड हेड प्रिंट किया है इसने, तो 30 के 30 रो का प्रेडिक्टेड भी मिल गया और डिफरेंस भी मिल गया। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो इसने एक लाइन में किया, भाई एक सैलरी ले ली, फिर उसमें प्रेडिक्टेड कॉलम भी जोड़ दिया, फिर इसने जो है डिफरेंस भी ले लिया। तो अगर कोई बिगिनर है तो बिगिनर को मैं सलाह दूंगा कि डीएफ डाटा फ्रेम में सैलरी तो ऑलरेडी है ही है, फिर आप प्रेडिक्टेड कॉलम एक और जोड़ दीजिए जिसको इक्वल टू सैलरी बता दीजिए तो एक स्टेप में, और एक और स्टेप लीजिए डिफरेंस का कॉलम लीजिए जिसमें दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो ये एक स्टेप की बजाय करने के बजाय 3 स्टेप में कर सकते हैं आप, तो आपको ज्यादा इजी पड़ेगा और समझ में आएगा। तो अभी एडवांस यूजर है तो इसने तीनों की तीनों स्टेप एक ही में कर दी। तो ये मतलब अगर कोई, मैं बिगिनर को मैं सलाह दूंगा कि सैलरी को तो ठीक है, डीएफ सैलरी को तो उसने एक्चुअल नाम दे दिया है, प्रेडिक्टेड का एक और कॉलम ऐड करो और उसमें जो है डीएफ को रिजल्ट को इक्वेट करो, रिजल्ट लिस्ट को, उसके बाद डिफरेंस का एक और कॉलम लो और उसमें इस तरह से डिफरेंस ले लो। तो ये 3 का अगर तुमको टफ लग रहा है कि एक ही लाइन में कैसे कर दिया, तो वो आप 3 लाइन में भी कर सकते हो। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मतलब इसमें अपना दिमाग लगाने की भी जरूरत है। अगर वो एक लाइन में कर दिया है और हमको 3 लाइन में करना है तो हम 3 लाइन में कर सकते हैं, और बाद में जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी और हमारा लेवल बढ़ता जाएगा तो हम भी सीख जाएंगे कि ऐसे एक लाइन में कैसे करना। ठीक है ना। तो कैगल में आपको अधिकतर जो है एडवांस यूजर ही मिलेंगे। तो उसने क्या किया, देखिए एक्चुअल ले ली सैलरी, ये एक्चुअल सैलरी है, फिर प्रेडिक्टेड सैलरी जो रिजल्ट्स डेटा सेट आया था एक्चुअल सैलरी ले ली और उनका डिफरेंस भी ले लिया। तो डिफरेंस क्या है ये कोई बताएगा मुझे? जो कल से सैटरडे को मैंने बताया था डिफरेंस, उससे रिलेट करेगा वो क्या है? बताएगा कोई मुझे डिफरेंस क्या है? व्हाट इज डिफरेंस मींस? whatever we learned on Saturday in terms of that, what is difference? सर ये आरएसएस वैल्यू है। नहीं, आरएसएस का वैल्यू नहीं है, एरर वैल्यू है। आरएसएस का वैल्यू तो एरर का स्क्वायर करके सम करते हैं तब आरएसएस आता है। हाँ सर, हाँ। एरर का स्क्वायर करके जब सम करेंगे तो आरएसएस आता है। ये आरएसएस नहीं है, सिर्फ एरर वैल्यूज है, प्लेन एरर है ये क्या किया है इसने? एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड कर दिया, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड। इसमें साइन भी देख रहे हैं, देखो कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव। अब इसने क्यों किया? तो ये सैलरी सम ऑफ रेसिडुअल्स जो है, अब इसने सम ऑफ रेसिडुअल्स निकाला जो है, डीएफ सैलरी का डिफरेंस लिया और इसका सम निकाल लिया। तो सम क्यों निकाला? क्योंकि हम बोलते हैं कि जितने भी रेसिडुअल्स होते हैं या एरर होती है, तो बेसिकली ये देखिए क्या है इस स्टेप में, डीएफ सैलरी एक्चुअल्स है और ये रिजल्ट जो है वो आपका प्रेडिक्टेड है, तो दोनों का डिफरेंस निकाला उसने, उसको राउंड ऑफ किया 2 को और उसका सम ले लिया। तो बेसिकली आप जो है डिफरेंस का सम ले रहे हो, तो कुछ पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है। देखिए कुछ पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है। तो हम ये चाहते हैं कि ये सम 0 आए, ये सम 0 आए। अगर आइडियल केस है तो ये सम 0 आना चाहिए, मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव जितनी भी डिफरेंस है एरर की, इनको अगर हम जोड़ें तो सम 0 आना चाहिए आइडियल केस में। पर ये सम 0 ना आके 0.02 आया, जो कि 0 के काफी क्लोज है। तो ये एक चेक है आपका कि मतलब आपका एनालिसिस कितना परफेक्शन के करीब है। तो कभी भी आपका 0 तो आएगा नहीं, ऐसे ही 0.01, 0.02, 0.5, 0.1 ऐसे आएगा। तो ये आपका काफी अच्छा वैल्यू है 0.02 जो आपको मिला है। सम मीन जो है वो 0 होना चाहिए, तो मीन 0 ना होके 0.02 है, विच इज ओके, एक्सेप्टेबल। ठीक है। अब इसने क्या किया कि ये जो एसआरएस किया है इसने, एसआरएस मतलब सम ऑफ ये इसने स्क्वायर राउंड, उसका स्क्वायर किया है, उसका नहीं राउंड किया है, सम ऑफ रेसिडुअल स्क्वायर्स पर रेसिडुअल स्क्वायर किया ही कहाँ है उसने? अच्छा ये स्क्वायर किया है यहाँ पे देखो, ये राउंड लिया, डिफरेंस लिया, उसका प्रिसीजन 2 बनाया और यहाँ उसको अप टू द पावर 2 कर दिया। ठीक है ना। तो क्या करेगा वो, एक एक करके जो है सारे का डिफरेंस लेता जाएगा, स्क्वायर करता जाएगा और फिर एसआरएस डॉट सम कर देगा। एसआरएस नाम के डाटा फ्रेम में, डाटा सीरीज में स्टोर कर देगा, फिर उसका आप सम निकालोगे तो ये आपको जो है मीन स्क्वायर्ड एरर मिल जाएगा। मीन स्क्वायर्ड एरर नहीं है ये, सिर्फ सम ऑफ रेसिडुअल से, स्क्वायर्ड सम ऑफ रेसिडुअल से, स्क्वायर्ड सम ऑफ रेसिडुअल, मतलब जिसको अपन आरएसएस बोलते हैं वो है ये चीज। तो ये आरएसएस मिल गया आपको। ठीक है। अब ये देखिए कि उसने क्या किया कि ये जो इसको प्लॉट किया इसने जो है रेसिडुअल्स को, कैसे एक 1 नाम का इसने
सिंपल जो है एक वेरिएबल लिया जिसमें इसने डिफरेंस को प्लॉट कर लिया, डिफरेंस को प्लॉट कर लिया, डिफरेंस को ले लिया, ठीक है ना। जो डिफरेंस लिया दोनों का सीरीज का तो मेरे ख्याल है 1B जो है सीरीज ही आएगा, डाटा फ्रेम का पांडास सीरीज आएगा ये। इसमें इसने सैलरी और रिजल्ट्स का डिफरेंस लेके 2 का प्रिसीजन दिया है इनको, अप टू 2 प्रिसीजन स्टोर कर लिया, ये भी एक सीरीज बन गया। और उसके बाद उसने सारी एरर जो है प्लॉट कर दी है। देखिए ये 1 और डिश प्लॉट 1, इसने देखिए डिश प्लॉट बनाया, मतलब ये डिश प्लॉट मतलब अपने को मालूम है ना, ये इट इज जस्ट लाइक ए हिस्टोग्राम, ये एसएनएस में हम कर चुके हैं डिश प्लॉट, इट इज जस्ट लाइक ए हिस्टोग्राम। तो ये एरर का उसने हिस्टोग्राम प्लॉट कर दिया उसने, देखिए। तो ये देखिए पहले इसने ऊपर क्या किया, देखिए 1 में राउंड किया, और जो डिफरेंस है दोनों का, पहले सैलरी, एक्चुअल सैलरी और जो रिजल्ट प्रेडिक्टेड है उनका डिफरेंस निकाला उसने, और उसका कॉमा 2 मतलब उसने 2 प्रिसीजन तक कर दिया उसको, और उसको एक सीरीज में स्टोर कर लिया, 1 सीरीज में। और फिर उसको जो है उसने डिश प्लॉट यहाँ पे प्लॉट कर दिया, बीन्स इज इक्वल टू 15। तो नंबर ऑफ बीन्स वगैरह भी की जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे ये जिसका स्पैन बढ़ता जाएगा, पर यहाँ छोटा है इसलिए 15 भी काफी, 10 भी देते तो काफी था। तो उसके बाद जो हमने डिश प्लॉट में जो कर्व फिट हो रही है, तो देख रहे हैं कि मोर और लेस ये कर्व जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग बेल कर्व। देखिए थोड़ी राइट में ज्यादा लंबी है, ये परफेक्ट बेल कर्व तो नहीं है, बेल परफेक्ट जो है सिमेट्रिकल नहीं है, बेल कर्व परफेक्ट नहीं है, पर फिर भी इट इज एक्सेप्टेबल, मोर और लेस इट इज लाइक ए बेल कर्व। जागृति ठीक है, समझ में आया आपको ये? यस सर। तो ये बेल कर्व बना दी, एरर भी देख ली इसने, तो 2 चेक लगाए हैं इसने। एक तो इसने सम ऑफ एरर निकाला है यहाँ पे, मतलब जितनी भी सम है एरर जो है डिफरेंस लेके उसका सम निकाला, तो वो मीन हमारे हिसाब से 0 होना चाहिए, तो 0 ना आते हुए 0.02 आया, विच इज वेरी क्लोज टू 0, तो ये एक हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। फिर दूसरा हमको ये भी प्लॉट करना होता है कि जो है मतलब ये भी प्लॉट करना होता है कि एरर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो ये एरर का डिस्ट्रीब्यूशन उसने प्लॉट किया, तो ये भी एरर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये मोर और लेस बेल करवा रहा है, तो इट इज शोइंग दैट आवर एनालिसिस इज गुड, ठीक है। और ये एक आर स्क्वायर निकालने का एक और तरीका इसने बताया है, sklearn.matrix import मीन स्क्वायर्ड एरर आर स्क्वायर स्कोर। तो ये आर स्क्वायर स्कोर डायरेक्ट इसने इंपोर्ट किया है। सैलरी प्रेडिक्शन रिग्रेशन जो है उसको लिया है, प्रेडिक्ट किया इसको, प्रेडिक्ट किया एक्स वैल्यूज को, और आर स्क्वायर स्कोर डायरेक्टली निकाले। ये ऊपर भी निकाल चुके हैं, तो ऊपर भी एक अलग तरीके से निकाला, नीचे एक अलग तरीके से निकाला। फिर इसने क्या किया है कि वही रिग्रेशन प्लॉट किया है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और सैलरी से रिग्रेशन प्लॉट किया है। ये तो उसने ऊपर भी किया था, नीचे रिपीट किया है, ठीक है ना। और उसके बाद उसने जो है सैलरी का रेसिडुअल प्लॉट किया है। अगर हमारी पीपीटी में आप देखें, तो मैं आपको पीपीटी बताता हूं, अगर अभी ऊपर है तो। पीपीटी इज नॉट हैंडी, माय पीपीटी इज नॉट हैंडी, पर ये मेरे पीपीटी में भी अब 3 डायग्राम बनाए थे मैंने एरर के, तो ये इसमें भी वैसे ही बनाया। तो देखिए एरर का जितना डिस्ट्रीब्यूशन है मीन के अलोंग जो डिस्ट्रीब्यूशन है एरर का रैंडम है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। तो ये इसने कैसे किया है, ये रेसिड प्लॉट से किया है, रेसिडुअल प्लॉट। रेसिड प्लॉट ये हमने कवर नहीं किया था, सीबॉर्न जो हमने कवर किया था तो कवर नहीं किया था, तो ये आपके लिए सीखने की बात है। तो रेसिडुअल प्लॉट मतलब अगर आप एक्स पे उसको दे दोगे नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और वाई पे सैलरी दे दोगे, तो ये जो है डाटा फ्रेम दे दोगे, तो ये रेसिडुअल सैलरी जो है, ये जो है सैलरी, मतलब ये इसने रेसिडुअल प्लॉट ही बनाया है क्या, व्हाट इज दिस? ओके, तो मेरा ख्याल है इसने एरर ही प्लॉट की है इसने, तो इसका जो है इन्होंने रिग्रेशन ऑटोमेटिक फिट करके जो है रेसिडुअल एरर प्लॉट की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई थिंक समबडी हैज टू कंफर्म दिस कि ये रेसिडुअल जो इसने निकाला है, ये रिग्रेशन पहले निकाल के और एरर का प्लॉट किया है कि इट इज डायरेक्ट समथिंग, बट नंबर ऑफ ईयर्स और सैलरी का तो प्लॉट नहीं है। नंबर ऑफ ईयर्स और सैलरी का प्लॉट तो सीधे स्ट्रेट लाइन बनता है, जैसे बना है देखो, नंबर ऑफ ईयर्स और सैलरी, उसका प्लॉट तो स्ट्रेट लाइन बनता है। तो मेरा ख्याल है इन्होंने क्या किया है कि रिग्रेशन लाइन फिट करके फिर उसका ऑटोमेटिक डिफरेंस निकाला और एरर प्लॉट कर दिया। तो एरर प्लॉट करने का ये बहुत ही सिंपल तरीका है, आप ये एक्स पे एक्स एक्सिस दे दो, वाई एक्सिस की वैल्यू दे दो और डाटा फ्रेम दे दो, तो ऑटोमेटिक जो है एरर प्लॉट कर देगा आपके लिए। तो ये 100% एरर प्लॉट ही है, क्योंकि ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और सैलरी का प्लॉट जो है वो तो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए,
तो ये रैंडम आ रहा है, मतलब दिस इज एरर प्लॉट। तो मतलब अभी 2-3 काम किए हैं इसने। एक तो मतलब रिग्रेशन लाइन फिट की है, और जो है रेसिडुअल और ये एक्चुअल सैलरी और रेसिडुअल के बीच का डिफरेंस निकाला है, और वो डिफरेंस के पॉइंट को उसने प्लॉट करके देखिए पूरा ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल ऑप्शन है रेसिडुअल प्लॉट्स, तो एरर प्लॉट करने का। तो हमको जो हमारा रिग्रेशन, हम जब रिग्रेशन एनालिसिस को जो हमारे को देखना होता है हमारा एनालिसिस कैसा है, तो मैं आपको 3 चीज बताता हूं जो आपको देखनी पड़ेगी। एक तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सम ऑफ रेसिडुअल्स क्या है, वो 0 के आसपास होना चाहिए, मीन जो है 0 के आसपास होना चाहिए। तो उसका कोड ही आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सम ऑफ रेसिडुअल 0 के बहुत पास में है, 0.0, तो मतलब इट इज वेरी क्लोज टू 0, ठीक है। उसके बाद हमको ये प्लॉट करना होता है कि एरर जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं, उसका जो प्लॉट है वो सिमेट्रिकल बेल कर्व बनता है कि नहीं। तो ये भी प्लॉट करने का ये कोड उसने छोटा सा दिया हुआ है। तो ये इस प्लॉट को यूज करके आप डिश प्लॉट से बना सकते हैं। और ये आर स्क्वायर निकालना, आर स्क्वायर तो हम दूसरी मेथड से ऊपर भी निकाल चुके हैं, पर ये मेथड भी आप ध्यान रखिए कि आर स्क्वायर निकालने का एक और मेथड है। और तीसरा जो है, आपको ये एरर का इस तरह से रैंडम एरर के जो पॉइंट्स है वो आपको प्लॉट करके दिखाना होता है कि ये 0 के आसपास जो है रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये 3 चीजें आपको दिखानी है। देखिए 3 चीज में से एक चीज तो ये है कि एक तो मीन के आसपास जो है इसका सम जो है 0 के आसपास, सारी एरर का अगर मैं सम करूं डायरेक्ट तो 0 के आसपास आना चाहिए। उसके बाद एरर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो हिस्टोग्राम है वो बेल कर्व बनना चाहिए। और तीसरा जो है मेरा जो एरर का डिस्ट्रीब्यूशन है मीन के आसपास, वो जो है रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो इस तरह से आपको पूरा बना के दिखाना पड़ेगा, तो ही लोग आपके जो है एनालिसिस से विश्वास करेंगे, नहीं तो एनालिसिस से विश्वास नहीं करेंगे आपके। तो पूछेंगे कि आपका क्या मतलब, आपका जो बेसिस क्या है प्लॉट करने का। पर जब हम उनको 3 चीज दिखाओगे कि देखो ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बेल कर्व बन रही है और ये सम 0 है, तो लोग विश्वास करेंगे कि आपका एनालिसिस में कुछ दम है। तो अब ये इसने कुछ एक तरह के लाइन बनाई है जो मेरा ख्याल है आपको तो बनाने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए उसको। और इसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन बना के दी है अपने को, सिंपल जो है। इसने matplotlib.pyplot को PLT से इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि ऊपर भी इंपोर्ट किया जा चुका है। तो PLT.plot जो है, इसने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और सैलरी जो है इसको बोला है एक्चुअल लाइन। तो ये ब्लू एक्चुअल लाइन इसने प्लॉट करी है। देखो सारे डाटा पॉइंट को उसने रिग्रेशन लाइन फिट नहीं की, सारे डाटा पॉइंट को जोड़ दिया। तो देखिए कैसी जिगजैग लाइन बन रही है। यहाँ देखिए, यहाँ इसने क्या किया था, यहाँ ये पॉइंट देखिए जिगजैग की है, और यहाँ पे इसने रिग्रेशन लाइन फिट की थी, ये रिग्रेशन प्लॉट डाल के। तो यहाँ इसने क्या किया है, सारे पॉइंट्स को एक एक लाइन से ज्वाइन कर दिया है, सारे पॉइंट्स को। तो लाइन जब ज्वाइन कर दिया तो देखो कैसा पैटर्न आ रहा है। आप विश्वास ही नहीं कर सकते कि ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, पर इस तरह का पैटर्न आ रहा है। और ये जो ऑरेंज लाइन है ये प्रेडिक्टेड लाइन है, मतलब ये हमारी मॉडल की रिग्रेशन लाइन है। तो ये एक मतलब ये बढ़ाना इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं होता है, पर फिर भी हमारे लिए एक इंटरेस्ट का पॉइंट है कि भाई इस तरह से हमारे एक्चुअल पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये हमारी जो है रिग्रेशन लाइन ऐसा फिट कर रही है उसको, ठीक है। और मेरा ख्याल है इसके बाद अगर आप एक और मेथड सीखना चाहें तो ये एक और मेथड इसमें बताई है, मेरा ख्याल है करने का जरूरत नहीं है उसको छोड़ दिया जाए। तो ये आपका पूरा एनालिसिस इससे आपको मिल जाता है। और ये ध्यान रखिए कि इस आदमी ने बहुत अच्छी तरह से 100% एनालिसिस करके बताया है, जिसमें आपको डेटा भी प्लॉट करके बताया है, डाटा का एनालिसिस भी किया है, हीट मैप भी बनाया है, फिर नल वैल्यू भी चेक करी है, वैल्यू काउंट भी किया है, रिग्रेशन प्लॉट भी बनाया है, आर स्क्वायर भी बनाया है, सम ऑफ स्क्वायर ये भी बताया है 0 है कि नहीं, फिर ये भी बताया है कि ये रिग्रेशन लाइन जो है वो जो मतलब एरर का जो हिस्टोग्राम है वो हमारा जो है ये बेल कर्व बनता है, ये भी बताया है। उसके बाद उसने एरर पॉइंट्स का 0 के अलॉन्ग जो है डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया है। तो ये मैं बोलूंगा कि काफी कंप्लीट एनालिसिस जो है इस बंदे ने करके दिया है हमको। और ये देखिए कुछ दिन पहले ही लोड हुआ है, सिर्फ 8 दिन पहले ही ये लोड हुआ है। और मैंने इसको ढूंढ के निकाला कि मैंने बोला यार मैं खुद करूं उससे तो अच्छा है कि यही एनालिसिस बता दूं, क्योंकि सब बंदा ने जो है बहुत ढंग से करके बताया। इसलिए मैं आपको बोलूंगा, या कोड मैंने शेयर कर दिया है ऑलरेडी, ये लिंक ऑलरेडी शेयर कर दी है, आप अच्छे से इसको देखें, स्टडी करें। और जो कोड लाइनें आपके समझ में नहीं आई है या तो दोस्तों से पूछे
या ग्रुप में फ्लोट करे कि मुझे ये लाइनें समझ में नहीं आई। पर इसका जो अपन 99% प्रोपोर्शन जो है हमारी पाइथन क्लासेस में इसका कोड कवर कर चुके हैं। एक ही था वो रेसिडुअल प्लॉट जो आपने कवर नहीं किया था, जो कि बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। आप एक्स एक्सिस दे दो, वाई एक्सिस दे दो, वो उस पर रिग्रेशन लाइन फिट करके एरर निकाल के प्लॉट करके दे देता है एक ही लाइन में। तो वो भी आप याद रखिए, अपनी किटी में जोड़ लीजिए कि एक प्लॉट ये भी होता है। जैसे ये प्लॉट, इसकी बात कर रहा हूँ, ये रेसिडुअल प्लॉट की, इसको रेसिड प्लॉट है ना, रेसिडुअल प्लॉट है ये भी जोड़ लीजिए अपने एसएनएस जो सीबॉर्न है उसमें ये भी जोड़ लीजिए कि जब हम रिग्रेशन करेंगे तो हमको इस तरह के प्लॉट की जरूरत पड़ेगी। एक ही लाइन में हो गया, देखो वाई ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस दे दिया, सैलरी दे दी, डाटा फ्रेम का नाम दे दिया, उसने अपने आप प्लॉट करके दे दिया, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा। ठीक है ना। और ये इस तरह की लाइन वगैरह जो इसने बनाई है, मेरा ख्याल है इसकी आप बनाए तो बनाए, पर मेरा ख्याल है इसकी कोई खास जरूरत है नहीं। फिर ये इस तरह की जो लाइन बनाई है ये भी मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा ही किया है इसने, जो इरिगेशन लाइन और एक्चुअल लाइन बनाई है। अगर आप बनाना चाहें तो सीखें तो ज्यादा ही अच्छा है, पर नहीं भी करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। पर आपको ये 3 चीजें करके देनी ही पड़ेगी। आपको रिग्रेशन लाइन जब बनाएंगे तो सम ऑफ रेसिडुअल जो है, ये सम ऑफ रेसिडुअल जो है वो आपको बताना पड़ेगा। उसका ये कोड है, डिफरेंस निकाला उसने, प्रिसीजन 2 सेट किया और सम कर दिया, सिंपल कोड है। ठीक है, तो ये आपको बताना ही पड़ेगा कि सारी एरर का मेरा सम जो है वो 0 के पास में है, नंबर 1। नंबर 2, आपको सारी एरर का हिस्टोग्राम प्लॉट करके बताना पड़ेगा कि मेरी सारी एरर जो है वो एक हिस्टोग्राम के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, काफी सिमेट्रिकल है। और फिर आपको ये प्लॉट एक बनाना पड़ेगा, ये प्लॉट एक बनाना पड़ेगा कि भाई जब मैं मेरी एरर को 0 के अलोंग ऊपर नीचे प्लॉट करता हूँ, पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, तो ये इस तरह से रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो शायद यहाँ पे ये इस तरह से बताना चाहता है कि कुछ छोटा मोटा पैटर्न बन रहा है, तो उसकी नजर में बन रहा है पैटर्न, पर मेरा ख्याल है जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काफी अच्छा एनालिसिस है मेरे हिसाब से, तो ये मोर और लेस रैंडम ही। ठीक है, तो उसके बाद ये बताना है, तो इस तरह से आपको कंप्लीट एनालिसिस इसने करके दिया है। इसको अच्छे से स्टडी कीजिए आप, बहुत सिंपल डेटा सेट है। आप सिर्फ ऊपर जाइए, आपके कॉपी एंड क्रेडिट के राइट में 3 बटन मिलेंगे, आपको 3 डॉट्स मिलेंगे, उसको क्लिक कीजिए और डाउनलोड को कोड कीजिए। तो इसमें आपको कोड भी मिल जाएगा, डाटा सेट भी मिल जाएगा। और कोड और डाटा सेट की फाइल को दोनों को जो है आप एक ही फोल्डर में रखिए, ताकि आपका एक कोड, और फिर आपको ये पाथ बदलना पड़ेगा, रन करने के लिए पाथ बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसने कागल का पाथ दिया हुआ है, कैगल का पाथ दिया हुआ है। इसमें आपको पाथ देने की कोई जरूरत नहीं, ये आप पूरा हटा दीजिए। सिर्फ आप इस पे पूरा पोर्शन हटा सकते हैं, पाथ देने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप जो है सिर्फ डाटा सेट का नाम दे दीजिए, फाइल का नाम दे दीजिए, क्योंकि आपकी फाइल और जो कोड फाइल है वो एक ही फोल्डर के अंदर है, तो आपको पूरे जो है ये फोल्डर से जो पाथ का नाम देने की जरूरत नहीं है। तो इसको रन करके देखिए, ब्यूटीफुल एनालिसिस है ये। और ये बनाने वाला आदमी जो है इज रियल एक्सपर्ट। और ये बहुत सिंपल चीज की है इसने, इसलिए समझ में आता है हमारे पूरा का पूरा।